स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है भविष्य के लिए तैयार डिजिटल भारत की नींव रखना। यह आपके प्रीलिम्स में राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और मेंस में ये GS पेपर 2 और GS पेपर 3 दोनों से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय एक डिजिटल इंडिया के लिए कानून बना रहा है और उसने डिजिटल इंडिया बिल पर परामर्श आयोजित किया है। तो जो हमारा पहले का कानून था जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम था जो कि 2000 में आया था, उसकी जगह अब डिजिटल इंडिया एक्ट लेगा। तो जानते हैं इस पूरे संदर्भ को। हमारा संपादकीय प्रसंग डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया जो है वो भारत को इंटरनेट से जोड़ने में और इंटरनेट से सफलता अर्जित करने में मदद करेगा। हमारी हर चीज़, चाहे वो शिक्षा जगत हो, स्वास्थ्य जगत हो, होटल मैनेजमेंट हो या टूरिज़्म हो, सब चीज़ में इंटरनेट के यूज़ को बढ़ावा दिया जाएगा और ये ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाएगा। तो दोस्तों इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आप मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यही चीज़ कंफ्यूज करवाई जा सकती है। तो डिजिटल इंडिया का जो विज़न है वो प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास है, यानी इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ किया जाए और जो भी गवर्नेंस की या शासन की जो सेवाएं हैं, जो गवर्नेंस है, वो सारी आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो, ऐसा इसका विज़न है। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं जिन पर वो कार्य करता है। सबसे पहले ब्रॉडबैंड हाईवेज़ यानी इंटरनेट की पहुंच को रूरल इंडिया के लिए यानी शहरों के लिए और गाँव के लिए दोनों के लिए ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट बनाना। और दूसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। तो जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, उसकी जो है पब्लिक तक पहुंच हो। तीसरा है इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, सभी के लिए सूचना प्रदान की जाए, सूचना तक पहुंच हो। चौथा है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट, बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई लगाए जाएंगे और उनका जो है यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से यूज़ करें एजुकेशन में, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 5th पिलर है यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन। तो सभी के पास फ़ोन की सुविधा हो, सभी के पास फ़ोन पहुँचे, उन तक उनके पास फ़ोन हो, एक ये पिलर है इसमें। छठा है IT फॉर जॉब्स। तो जॉब के लिए भी इसका यूज़ किया जाए। उसके बाद है क्रांति यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी हो। तो जो भी गवर्नमेंट की या प्राइवेट सर्विसेज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके लिए क्रांति। तो नेक्स्ट हमारा पिलर है गवर्नेंस। तो भारत की सरकार की जो पहुंच है वो इंटरनेट के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचे, एक इसमें ये पिलर है। और नेक्स्ट पिलर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी IT का यूज़ हो। ये हैं डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स। तो सबसे पहले हम अपना पृष्ठभूमि जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT एक्ट 2000 जो कि 2000 में आया था। फिलहाल अभी भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में यही वाला कानून अभी काम कर रहा है। इसे बदल के डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये सूचना के इलेक्ट्रॉनिक द्वारा यानी इंटरनेट द्वारा जो भी हमारी सूचना आदान प्रदान की जाएगी यानी कम्युनिकेशन किया जाएगा या फिर कॉमर्स किया जाएगा, उसके लिए ये कानून लाया गया है। तो जो कानून है ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें ये वेरीफाई करता है यानी उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करता है और जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उनको भी मान्यता प्रदान करता है। साथ ही अगर साइबर अटैक हो जाता है तो उसके संदर्भ में यही वाला कानून लागू होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 ये वाले कानून की जगह अब नया विधेयक आया है जिसका लक्ष्य है डिजिटल क्षेत्र में उपयोगकर्ता को नुकसान, प्रतिस्पर्धा
या गलत सूचना जैसी जो नई नई चुनौतियाँ उभर रही हैं, उनके लिए वर्तमान जो कानूनी व्यवस्था है उसे बदला जाए और अपग्रेड किया जाए, ताकि जो नई नई चुनौतियाँ हैं उनसे निपटा जा सके। तो पहला जो कानून था वो काफ़ी पुराना था। इंटरनेट का अब काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र बदल गया है। जिस ज़माने में वो आया था उसे आए हुए अब 23 साल हो गए हैं। तो 23 साल में इंटरनेट आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इसलिए एक नए विधेयक की आवश्यकता है और इससे इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में जो विभिन्न पैराडाइम होंगे उन सब में एक नवीन कानून बनेगा, ताकि जो गलत गतिविधियां होती हैं जैसे साइबर अटैक नए नए तरीके से होते हैं उन सब से बचा जा सके। तो जो इसमें परिवर्तन किया गया है उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां रखने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ई-कॉमर्स है या सोशल मीडिया है या फिर सर्च इंजन है, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से कानून बनेंगे। तो डिजिटल मध्यस्थ का अर्थ होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे कि ई-कॉमर्स है, वो एक प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के लिए, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे। सोशल मीडिया हो गए, एक कैटेगरी इसकी बनेगी फेसबुक, इंस्टाग्राम। एक कैटेगरी बनेगी सर्च इंजन की, जिसमें गूगल, बिंग आदि आ जाएंगे। तो वर्तमान जो आईटी अधिनियम बनेगा ये उपयोगकर्ता जैसे जो आम जनता है और जो इंटरनेट है उसके बीच की जो इकाई है यानी मध्यस्थ जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेज़ॉन है चाहे वो फेसबुक है, तो उसके जो बीच का प्लेटफॉर्म है उसे परिभाषित करेगा और इनमें अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएंगी और अलग अलग कानून फिर बनाए जाएंगे। तो इसमें जो नियम होंगे वो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से कड़े होंगे। वर्तमान जो कानून बनेगा उसमें कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब कड़े कानून ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको भी उस कानून से उसके हिसाब से चलने में, अपनी जो सेवाएं हैं जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके जो यूज़र्स हैं उन्हें दिक्कत आएगी और इस वजह से वो किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं जो कि इंडिया का हो। तो ज़्यादा कड़े कानून रखने से बाहर की जो कंपनियां हैं उनमें उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वैश्विक जो स्थिति है उसमें यूरोपीय जो संघ है वहाँ का डिजिटल सेवा अधिनियम काफ़ी ज़्यादा विकसित कानूनों में से एक है। और तो वहाँ का जो कानून है वो भी प्लेटफॉर्म की 3 श्रेणियाँ बनाता है। सबसे पहली है जिसमें होस्टिंग सेवाएं, दूसरी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और तीसरी है बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक 8 स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली अपनाई गई, यानी कि 8 कैटेगरीज़ में सभी इंटरनेट सेवाओं को डिवाइड किया गया। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अलग, सर्च इंजन अलग, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स अलग, एंटरटेनमेंट वाले अलग। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी 8 स्तर की वर्गीकरण प्रणाली अपनाई गई, जिसमें सोशल मीडिया मध्यस्थ यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो उपयोगकर्ता के बीच संचार और जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इनका जो उपयोगकर्ता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सभी आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो जब सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते ही होंगे, इसलिए इसका दायरा बहुत ही बड़ा है और ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे कि वीडियो का संचार, ईमेल। तो काफ़ी सारी जो सेवाएं हैं वो इसके द्वारा दी जाती हैं। तो भारत को क्या करना होगा? तो भारत को एक ऐसे वर्गीकरण यानी कैटेगरी बनाने की आवश्यकता है जो इंटरनेट के सभी प्लेटफॉर्म्स को बारीकी से कैटेगराइज करे और उन्हें अलग अलग रखे। तो जोखिम मूल्यांकन के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही हमारा लक्ष्य होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें एक रेगुलेटरी के रूप में भी यूज़ करें। तो न केवल इन पे कड़े कानून लगाए जाएंगे बल्कि ये अच्छे से काम करें, उसके लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। सबसे पहले संचार सेवाएं प्रदान करने वाले जो मध्यस्थ हैं यानी इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जो बीच के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो यूज़र्स हैं उनकी जो प्राइवेट जानकारी है, पर्सनल जानकारी है, उसे कोई जोखिम ना हो, उनकी सामग्री लीक ना हो, सबसे पहले इसे जो है सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, जो बड़ी बड़ी सोशल साइट्स हैं जैसे ट्विटर है, तो वहाँ पे इंडिया ओरिजिन के अधिकारी
यानी भारत के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है, ताकि वो भारत के विशेष संदर्भों को देखते हुए उस प्लेटफॉर्म का यूज़ जो है करें, और शिकायत अगर कोई दर्ज हो तो उसका निपटान करें। वायरल जो चीज़ हो जाती हैं उन पे ब्रेक लगाया जाए। कई बार होता है गलत मैसेजेस फॉरवर्ड होते चले जाते हैं, तो उन पर भी इस कानून में लगाम लगाई जा सकती है, जो कि फेक होते हैं और समाज में फिर दंगा होने की आशंका उनसे हो जाती है, तो उन पर ब्रेक लगाया जाए। बिग डेटा एनालिसिस का भी यूज़ करना चाहिए। तो इन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और ऑनलाइन सुरक्षा स्थापित करनी। तो आईटी जो एक्ट है वो अब नए भारत का नया एक्ट डिजिटल इंडिया का एक्ट बनेगा, और डिजिटल इंडिया के एक्ट के बारे में पूरा एडिटोरियल था। अब जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। तो साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जांच करें कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर लिख के देखा करें अगर मेंस दे रहे हैं तो। इसी से तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।